मैंने सोचा जहाँ हम फोबियाज का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ अपने फोबियाज को भी एड्रेस कर लेते हैं। कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, डर तो है हाँ फिर भी ये मेरे बचपन से एक राज है, क्या कहूँगा कभी। कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, डर तो है हाँ फिर भी ये मेरे बचपन से एक राज है, क्या कहूँगा कभी। फोबियाज बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और होता क्या है कि बचपन में किसी चीज़, जगह, सिचुएशन का फियर होता है लेकिन वो रिजॉल्व नहीं होता और वो बड़ी एज तक कंटिन्यू करता है। कुछ लोगों में इस वजह से फोबियाज डेवलप हो जाते हैं या फोबिक डिसऑर्डर। कुछ लोगों का बचपन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो कंडीशन हो जाते हैं। यानी अगर किसी को बचपन में घोड़सवारी करते हुए कोई ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ गया कि वो गिर गया, तो उसको हमेशा डर रहेगा और वो उनको अवॉइड करेगा। या फिर किसी ने किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए देखा है तो वहाँ से वो अडॉप्ट कर लेगा। या किसी ने किसी का फोबिया देखा, किसी बच्चे ने किसी बड़े का फोबिया देखा कि इसको छिपकली से डर लगता है मेरे XYZ को, तो वो बच्चा या वो छोटा जो उसके साथ रहता है, जो उसको ऑब्जर्व करता है, वो उसके अंदर भी वो अडॉप्ट कर लेगा, वो फियर उसके अंदर भी आ जाएगा। एक साइको डायनेमिक थ्योरी भी है जिसका ताल्लुक फ्रॉइड से है और फ्रॉइड के आइडिया से। और वो थ्योरी ये कहती है कि ये जो फियर है ये किसी एक्सटर्नल चीज़ का नहीं है। समझे, अगर मुझे ये जो भी है इससे फोबिया है, तो साइको डायनेमिक थ्योरी के मुताबिक ये मुझे फोबिया इससे नहीं है, इट्स एक्चुअली मेरे अंदर कोई चीज़ जिसका मुझे खौफ है और वो मैंने विद टाइम रिप्रेस कर लिया है वो खौफ, और उसको रिप्लेस कर लिया है विद दिस थिंग। लेकिन इसका कोई एविडेंस आज तक, साइंटिफिक एविडेंस मिल नहीं सका। सो मे बी ये जस्ट एक थ्योरी हो, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें सीखने को मिली होंगी साइंटिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को। अगर न्यूरो इमेजिंग की जाए, न्यूरो इमेजिंग का मतलब है कि ये जो दिमाग में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको MRI, जिसे फंक्शनल MRI कहते हैं, उसमें ऑब्जर्व किया जाए, तो जब कोई स्टिमुलस जिससे इंसान को खौफ हो वो उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो दिमाग में जिस पार्ट में एक्टिविटी बढ़ती है उसे एमिगडाला कहते हैं। इसके बारे में हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम का हिस्सा है, एमिगडाला। उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है और अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब एमिगडाला का लेना देना है। जो पार्ट्स एंटिसिपेटरी एंजाइटी में, यानी मुझे ये डर कि इस दरवाजे के पीछे एक खूंखार भेड़िया है मिसाल के तौर पे, उसकी जो एंटिसिपेशन में मुझे एंजाइटी होगी, उसमें जो पार्ट ओवर एक्टिव होते हैं उसमें एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुलर कॉर्टेक्स, ये दो पार्ट्स हैं, ये ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। जिनको फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, जो पार्ट्स रेगुलेट करते हैं थ्रेट को, जैसे हिपोकैम्पस या वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ये समझ लें कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो इसका मतलब कि ये जो पार्ट्स हैं इनका एंजाइटी डिसऑर्डर से जैसे ताल्लुक है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर से भी ऐसा ही ताल्लुक है। छोटा
सा था जब मैंने खुद में नोटिस किया ये अंधेरे से मैं डरता हूँ, अदरवाइज आई एम फाइन इन द डे। पर जब भी रात का सोचूं, सोच के भी मैं खौफ खाऊं, एक्सक्यूजेस ढूंढूं के माँ बाप के पास ही सो जाऊं। इवेंट्स पे गैदरिंग्स में जाने से मैं डरता था, पर जाना फिर भी पड़ता था। वो कॉर्नर में फॉर्नर सा बन के बैठ जाना, जब बात करनी पड़े तो पसीना बह जाना, हाथों का कपकपाना, ऑकवर्ड सा मुस्कुराना, रेड चीक्स व्हाई यू हैविंग रेड चीक्स। ओ माय मुझे नोटिस कर रहा है सारा जमाना, ये सारा जमाना। फिर कैसे फेस करूं, कैसे स्टेज पे चढ़ूं, है गाना मैंने गाना रुके ये थड़थड़ाना। डॉक्टर प्लीज शो मी द वे, थेरेपी का सुना है 2 सेशन लेंगे। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, तो उसमें भी साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। और सबसे जो बेहतरीन इसमें तरीका है वो ये है कि वक्ती तौर पे इनिशियली जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है उसको कम करने के लिए मेडिसिन शुरू करा दी जाएँ, जो कि SSRIs भी हो सकती हैं, एंजियोलिटिक्स भी हो सकती हैं, प्रोप्रानोल की हमने बात की थी, सो ये SNRIs भी हो सकती हैं। सो ये डिफरेंट किस्म की मेडिसिन कि ये शुरू करा दी जाए, और जब इन मेडिसिन का इफ़ेक्ट आना शुरू हो साथ थेरेपी भी इनिशिएट की जाए। थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, थेरेपी के बगैर खाली मेडिसिन से आपके फोबिया जा नहीं सकते। और सबसे कॉमन जो थेरेपी होती है इस फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने की वो है एक्सपोजर थेरेपी, जो कि एक बिहेवियरल थेरेपी है। और उसमें नाम से पता लग रहा है कि जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा फोबिया है उसका एक सेफ़ इन्वायरमेंट में एक्सपोजर कराया जाता है। और सेफ़, अगेन मैं सेफ़ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवालात जहन में उठे होंगे कि भाई किसी को सांप से फोबिया है तो उसके सामने के एक्सपोजर के सांप ला के रखते हैं। नहीं, सेफ़ इन्वायरमेंट, पहले पिक्चर्स दिखाई जाएँ, ग्रेजुअली उसको एक रबड़ का सांप दिखाया जाए, फिर दूर से सांप दिखाया जाए, इतना ही काफ़ी है। अब कोई इतना डर इस हद तक तो ख़त्म करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने हाथ में सांप पकड़ा हो और ये मैं कोई अचीवमेंट समझूं। नहीं, बस जितना नॉर्मली रैशनली डर होना चाहिए उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसको ख़त्म करने के लिए अगर उससे ज़्यादा हो, जिसे फोबिया कहते हैं, एक्सपोजर थेरेपी बहुत हेल्पफुल है। और हर किस्म के ऑलमोस्ट फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में स्पेसिफिक, सोशल, एगोराफोबिया, एक्सपोजर थेरेपी बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव थेरेपी में इंसान के जो ख़यालात हैं उस फोबिया से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड, उनके अंदर जो डिस्टॉर्शन है, जो एक्सट्रीम किस्म के ख़यालात जो कि इंसान को एक तरह से अपाहज कर रहे हैं, पैरालाइज कर रहे हैं मेंटली एंड इवेंचुअली फिज़िकली, उन ख़यालात को चेंज करना। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी में ये अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो ये डिफरेंट तरह के वेज़ है जिससे ये फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट और मैनेज किया जा सकता है। और ये ट्रीटमेंट चलता है, कुछ महीने चलता है। आई होप कि आपको ये जो मैंने फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। फील फ्री टू कमेंट और आस्क एनीथिंग। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।